स्वागत है दोस्तों मनभावरा में। आँखों में बसे हो तुम का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। दोस्तों ये कहानी मुझे इतनी टचिंग लगी कि मैं क्या बताऊँ। आप लोगों से बोलते हुए, ये कहानी सुनाते हुए भी मेरी आँखों में आंसू आ गए थे। तो हूँ मैं थोड़ी सी भावुक। इस तरह की इमोशनल कहानियाँ सुनकर रोने भी लगती हूँ, और इस तरह की मूवीज़ भी देख के ना जहाँ इमोशनल हो तो मेरे घर के लोग मुझे देख के हंसते भी हैं। बट हाँ, मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, और इस तरह की कहानियाँ बहुत दिल को छू जाती हैं। तो चलिए देर नहीं करती हूँ, इसका तीसरा अंक और आखिरी अंक आपके साथ मैं भी पढ़ रही हूँ, और देखते हैं कि आगे क्या होता है इस कहानी में। जिस दिन तुम्हारा मेंस का रिज़ल्ट आया था उस दिन वो बहुत खुश थी और सबको दौड़ दौड़ कर बता रही थी। वो बस चाहती थी कि तुम जल्दी से कामयाब होकर वापस आ जाओ तो तुमसे अपने प्यार का इजहार करे। इसीलिए उसने निश्चय किया कि जब तक तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक प्रतिदिन वो पहाड़ी वाले मंदिर, जो कि हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है, पैदल जाकर दर्शन करेगी और तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी। अतः वो रोज़ मंदिर में दर्शन करने, और इसी तरह जब तुम्हारे इंटरव्यू के 5 दिन पहले वो मंदिर से दर्शन करके वापस आ रही थी तो मृदुल, तो क्या हुआ मम्मा? स्मिता, उसकी नज़र एक कार पर पड़ी जो शायद ब्रेक की वजह से अनियंत्रित होकर आधी सड़क पर और आधी खाई की ओर लटकी हुई थी। हालांकि वो सब देखकर वो बहुत डर गई थी, परंतु फिर भी उसने पास जाकर देखने का निर्णय लिया कि शायद वो कुछ मदद कर पाए, क्योंकि उस सड़क पर लगभग लोगों का आना जाना ना के बराबर था और मदद की उम्मीद भी ना के बराबर ही थी। इसीलिए अगर वो भी चली गई तो शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। जैसे ही वो कार के पास गई उसने देखा कि कार में आगे की सीट पर एक खूबसूरत सी डरी हुई लड़की बैठी हुई है और ड्राइविंग सीट पर एक उसी का हमउम्र लड़का है। पीछे एक 60 वर्ष के आसपास की उम्र की महिला बैठी और कार के बाहर पीछे की ओर से तकरीबन एक 63-65 वर्ष का पुरुष कार को पकड़ने या खाई में गिरने से रोकने का भरसक प्रयास करता रहा ताकि कार के अंदर के बाकी लोगों को भी सुरक्षित निकाल सके, किंतु बढ़ती उम्र उन्हें ज़्यादा सफल नहीं होने दे रही थी। कार के अंदर बैठे सब लोग एक दूसरे को पहले बाहर निकलने को कह रहे थे, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है ना कि जब बात अपनों की जान पर आती है तो अपनी जान मूल्यहीन लगने लगती है। बस यही उन सबके साथ भी हो रहा था। शायद उन लोगों ने किसी तरह उस बुज़ुर्ग पुरुष को बाहर निकाल दिया था और अब बस उन बुज़ुर्ग महिला को बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, पर वो महिला बार बार आगे बैठी अपनी बेटी को कह रही थी बाहर निकलने के लिए। ये देखकर भव्या भी दौड़कर उनके पास गई और बिना सवाल जवाब किए उस बुज़ुर्ग पुरुष से बोली, अंकल जी, आप इस कोने से कार को पकड़िए और मैं इस कोने से कार को दबा देती हूँ ताकि कार का संतुलन ना बिगड़े। भव्या को देखकर उनके चेहरे पर थोड़े आश्चर्य मिश्रित खुशी वाले भाव आ गए कि शायद अब तो बचा पाए अपने परिवार को। दोनों मिलकर कार को संतुलन रखने का प्रयास करने लगे और फिर उन बुज़ुर्ग महिला को निकलने के लिए कहा, और साथ ही ये भी कहा कि वो परेशान ना हो, हम बाकी सबको भी सुरक्षित निकाल लेंगे। वो तैयार तो ना थीं, पर सबके जोर देने पर धीरे से दरवाज़ा खोला उन्होंने और थोड़ी मशक्क़त के बाद बाहर आ गईं। पर अब सारा भार आगे वाली सीट पर ही था और कार का झुकाव आगे की ओर होने लगा, जिसे तीनों मिलकर संतुलित करने का प्रयास कर रहे थे। पर आगे की सीट पर बैठे लोगों को निकलने के लिए किसी एक को उन्हें हाथ देना जरूरी था, तो भव्या ने आगे बढ़कर हाथ देने का निर्णय लिया और उन दंपति को बोला कि कोशिश करें कार कम से कम हिले। फिर उसने आगे की सीट पर बैठी लड़की की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से बाहर निकल सके, पर वो अपने साथ वाले लड़के को कार में छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब उस लड़के ने तेज़ आवाज़ में उस लड़की से कहा, रूही, पहले तुम निकलो, उसके बाद मैं भी आता हूँ। रूही ने कहा, नहीं जान, मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाऊँगी, और भपक कर रो पड़ी और उस लड़के के हाथ को ज़ोर से थाम लिया।
तब भव्या को समझ में आया कि शायद ये दोनों कपल हैं। फिर उस लड़के ने चिल्लाकर कहा, रूही, मैंने कहा ना, तुम जाओ पहले, आ रहा हूँ मैं भी। तब भव्या ने भी कहा, जी रूही जी, वो सही कह रहे हैं, हम एक एक करके ही बाहर निकल सकते हैं। पहले आप आइए, फिर हम सब मिलकर उन्हें भी बाहर निकालते हैं। रूही ने आशा भरी नज़रों से भव्या की ओर देखा, फिर अश्रु भरी आंखों से उस लड़के ने भी रूही के हाथों को चूमते हुए और आंखों में प्यार लिए हुए कहा, तुम पर उसकी आंखों में एक डर साफ दिख रहा था। तुम चलो जान, आता हूँ मैं भी। इधर उन बुजुर्ग दंपति के हाथों की पकड़ भी ढीली होती जा रही थी। कार का हिलना बढ़ता जा रहा था, परंतु लोगों की हिम्मत न टूटे, शायद इसलिए ड्राइविंग सीट पर बैठे उस लड़के की आंखों में शिकन तक न थी। फिर रूही ने रोते हुए भव्या की ओर हाथ बढ़ा दिया। थोड़ी मशक्क़त के बाद भव्या रूही को कार से बाहर निकालने में कामयाब हो गई, पर खाई की ओर कार का झुकाव बढ़ता ही जा रहा था और इतनी देर की जद्दोजहद के बाद सब बहुत थक चुके थे। पर जब अपनों की जान का सवाल होता है तो हिम्मत आ ही जाती है। सब मिलकर उस लड़के को निकालने की कोशिश करने लगे, परंतु वो ज़्यादा बढ़कर हाथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो ड्राइविंग सीट से दूसरी ओर आने की कोशिश करता, कार का संतुलन बिगड़ने लगता। इधर बाहर से उसके परिवार वाले चिल्ला रहे थे, अनु हाथ दो, जल्दी बाहर आओ। तभी तेजी से अनु की रूही की ओर देखते हुए और उंगली से पीछे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाने की आवाज़ आई, प्लीज़ रूही को बचाइए। तभी भव्या और बाकी सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी ओर आ रहा था। ध्यान बढ़ते ही कार की पकड़ ढीली हो गई और उन दंपति के हाथों से छूट गई और आगे खिसक गई। भव्या रूही को बचाने के लिए दौड़कर उस ओर गई जहां रूही खड़ी थी। उसने तेजी से रूही को धक्का दे दिया और रूही थोड़ी दूर जाकर गिरी। तब तक वो तेजी से लुढ़कता हुआ पत्थर भव्या के ऊपर से गुजरता हुआ कार से जा भिड़ा। भव्या के शरीर पर बहुत चोटें आईं और वो वहीं बेहोश हो गई। वहीं दूसरी ओर कार और पत्थर के झटके के साथ कार खाई में जा गिरी और कार के गिरते ही खाई में से एक बहुत तेज़ धमाका हुआ, जिसकी रोशनी ऊपर तक दिखाई दी। उन बुजुर्ग दंपति और रूही तो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं थे। उस तेज रोशनी को रूही ने इतने करीब से और खुली आंखों से देखा था कि एकदम से गश खाकर वहीं गिर गई। वो दोनों बुजुर्ग दंपति कभी भव्या को देखते, कभी रूही को, पर क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो जानते थे कि रूही तो सिर्फ बेहोश है, परंतु भव्या के ऊपर से पत्थर गुजरने से इतनी गंभीर चोटें हैं कि अगर उसे समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो वो लोग उसके मददगार को खो देंगे और दूर कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को। अपने अनु को तो वो खो चुके थे, पर ये उनका दुर्भाग्य ही था कि समझ नहीं पा रहे थे कि अनु को खोने का दुख मनाएं या रूही और भव्या को बचाने की चिंता करें। यही सोचते हुए वे दोनों सर पर हाथ रखकर बैठ गए और लगातार रोए जा रहे थे। तभी थोड़ी देर में उन्हें एक पुलिस की वैन दिखाई दी जो उस इलाके में गश्त के लिए जा रहे थे। वो दोनों दौड़ पड़े, उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। पुलिस ने जब घटनास्थल की ओर देखा तो उन्हें स्थिति की गंभीरता समझते देर न लगी और पुलिस वालों को वह छोड़कर बाकियों को लेकर वो हॉस्पिटल की ओर भागे, जो कि वहाँ से शायद 5-6 किलोमीटर दूर था। साथ ही वायरलेस पर भी थाने में दुर्घटना की सूचना दी। हॉस्पिटल पहुंचकर फटाफट रूही और भव्या को एडमिट करवाया गया। चूँकि मरीज़ को स्वयं पुलिस वाले लेकर आए थे तो हॉस्पिटल स्टाफ ने भी तत्परता दिखाई। लगभग कुछ घंटों के बाद पुलिस वालों ने उन बुजुर्ग दंपति को सहानुभूति प्रकट करते हुए उनसे घटनास्थल की सारी जानकारी देने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें भव्या के घर वालों का भी पता लगाकर उसके बारे में जानकारी देनी थी। रोते रोते उन दोनों ने सारी बात पुलिस वालों को बताई। साथ ही डॉक्टरों से ये भी कहा कि प्लीज़ इस बच्ची की जान बचा लीजिए। अगर ये ना होती तो शायद हम अनु के साथ साथ अपनी रूही को भी खो देते।
आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी न कीजिए, बस इस बच्ची को बचा लीजिए। पुलिस वालों और डॉक्टर दोनों ने ही हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कहकर उन्हें हिम्मत बंधाई। और फिर पुलिस वालों ने डॉक्टरों से कहा कि यदि उस लड़की भव्या का कोई सामान जिससे पहचान हो सके दे दीजिए, हम उसके परिवार वालों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। चूँकि वो पैदल ही आ रही थी मंदिर की ओर से, तो ज़रूर यहीं आसपास के इलाके में रहती होगी कहीं। डॉक्टर हम चेक करके बताते हैं कहकर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर एक लॉकेट लेकर आए जो भव्या के गले में था। उसमें भव्या और मृदुल की फ़ोटो थी और डॉक्टर ने भी बताया कि लड़की के लेफ़्ट हैंड की कलाई पर एक टैटू है जिसमें इंग्लिश में B&M लिखा हुआ है। तो इसी से पुलिस वालों ने अनुमान लगाया कि इस लड़की का नाम B या M से होगा। पुलिस वालों ने उन बुज़ुर्ग दंपति को बोलकर वहाँ से चले गए और जब भी होश आए तो उन्हें इसी नंबर पर पर्ची देखकर नंबर इशारा कर गए कि बता दें। फिर वो आसपास के इलाकों में निकल गए पूछताछ करने। इधर हम भी परेशान थे कि भव्या के मंदिर से लौटकर ना आने पर। कुछ देर इंतज़ार किया कि शायद अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हो, पर तुम तो जानते हो ना कि उसकी कोई ज़्यादा सहेली तो थी नहीं और कहीं ना कहीं उसकी दुनिया तुम और हम तक ही सीमित थी। हमारे पास किसी का नंबर भी तो नहीं था। लगभग 4-5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो मंदिर की ओर जाकर देखते हैं, शायद अभी मंदिर में ही हो। तब तक घर की घंटी बजी। जब दरवाज़ा खोला तो देखा सामने पुलिस वाले खड़े हैं और उनके हाथ में भव्या का वही लॉकेट था। उन्होंने उन लॉकेट की तस्वीरों को हमें दिखाते हुए पूछा, आप इन्हें जानते हैं? फ़ोटो देखते ही हमने हाँ में सिर हिलाया और घबराकर पूछा, क्या बात है सर, हमारी भव्या ठीक तो है ना? उन्होंने हमसे कहा कि जल्दी चलिए, वो एडमिट है अस्पताल में और उसकी हालत बहुत नाजुक है। हम सब बदहवास से उनके साथ हॉस्पिटल की ओर भागे। वहाँ पहुंचकर हमने देखा भव्या ICU में है, उसे ऑक्सीजन लगा हुआ है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ। हमारे तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर हमारे हाथों में भी कुछ नहीं था। हमने भव्या के भाई विशाल को खबर कर दी थी कि भव्या एडमिट है। उन्होंने कहा कि आंटी मैं तुरंत निकलता हूँ, पर इतनी दूर है, कल शाम तक ही पहुँच पाऊँगा, प्लीज़ तब तक आप लोग मेरी गुड़िया का ख्याल रखिएगा। और रो दिया ये कहकर। फिर हमने उन्हें तुम्हें फ़ोन मिलाया तो वो नॉट रीचेबल आ रहा था। इसके बाद हम जाकर उन बुज़ुर्ग दंपति से मिले, तब उन्होंने हमें पूरी बात विस्तार से बताई और साथ ही लगातार रोते भी जा रहे थे। हमें उनकी हालत पर बहुत तरस आ रहा था और उन्होंने अपने होने वाले दामाद को खो दिया। दूसरी ओर उनकी बेटी भी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है और वो लोग इस सोच में हैं कि रूही को होश आने पर कैसे संभालें। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि रूही को होश आ गया है, पर उसे गहरा सदमा लगा है और साथ ही उसकी आंखों की रोशनी खो दी है। रूही को अपनी अंधी आंखों में भी बस खाई से उठती लपटें ही दिखाई दे रही थी, जिससे उसने अपने अनु को खो दिया था। वो लोग भागकर रूही के पास पहुँचे, पर डॉक्टर ने रूही के ज़्यादा बात करने से मना कर दिया था। सब ने जैसे तैसे एक दूसरे को संभाला और डॉक्टर ने उसे कुछ दिन वहीं एडमिट करने को बोला और साथ ही ये भी बताया कि रूही की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है अगर कोई उसे अपनी आंखें दान में दे दे तो। अभी यहाँ एक अभियान के तहत कुछ नेत्र रोग विशेषज्ञ आए हैं, उन्हीं से मैंने रूही के लिए डिस्कस किया है। इधर एक पूरी रात गुजर गई भव्या के ICU में और हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। हालत ऐसी भी न थी कि उसे कहीं और शिफ्ट किया जा सके। बीच बीच में विशाल का भी फ़ोन आ जाता था। फिर अचानक डॉक्टर आए और बोले कि भव्या अपनी फैमिली वालों से मिलना चाहती है। हम तुरंत डॉक्टर के साथ ICU की ओर भागे। देखा तो भव्या की हालत बहुत ही ख़राब थी और उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाकर दिया और मैंने दौड़कर उसका हाथ थाम लिया और फुफक कर रो पड़ी।
उसे दर्द में तड़पता देखकर मैंने उससे कहा, बेटा हिम्मत रख, हम सब हैं ना तेरे साथ, ठीक हो जाएगी तू। रुक, मैं अभी मैडी को फ़ोन करती हूँ और विशाल भी आ रहा है, बस सब पहुँच जाएगा शाम तक। पर जैसे ही मैं फ़ोन मिलाने लगी उसने मेरे हाथ को तेज़ी से पकड़ लिया और जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसने सिर को नहीं करते हुए हिलाया। मेरी आंखों से सैलाब टूट पड़ा ये देखकर कि इसे अभी भी बस तेरी ही चिंता थी। मैंने उससे कहा, बेटा मैडी को तो पता होना ही चाहिए। तो उसने मेरे हाथों को तेज़ी से दबाते हुए मना किया। उसकी हालत लगातार नाजुक होते जा रही थी, फिर भी बहुत हिम्मत दिखा रही थी। फिर कुछ देर के लिए वो बेहोश हो गई। इधर शाम तक विशाल भी पहुंच गया और उसकी आंखें तो लगातार बहती जा रही थीं। उसकी इकलौती गुड़िया जैसी बहन आज इस हालत में है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फिर अचानक से भव्या की सांसें उखड़ने लगी। हम सबके साथ साथ वो बुज़ुर्ग दंपति भी डॉक्टर से बार बार यही कह रहे थे, सर प्लीज़ इस बच्ची को बचा लीजिए। विशाल तो जैसे अपनी सुध-बुध ही खो बैठा था। आखिर कैसे अपने मम्मी पापा की आखिरी निशानी, अपनी जान से प्यारी बहन को खो सकता था। पर अफसोस देख रहा था असहाय से। सभी भव्या को घेर कर खड़े थे और विशाल उसकी हाथों को मजबूती से पकड़ कर रखा था। उसने कहा, गुड़िया तो हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तुझे, हम सब हैं ना तेरे साथ। पर अगर सिर्फ बातों से इंसान ठीक होता तो शायद कोई मरता ही नहीं इस दुनिया में, और डॉक्टर्स भी नहीं होते शायद। मैं भी भव्या के सिर को सहलाते हुए लाचार से उसकी आंखों में तड़प देख रही थी। मैंने महसूस किया कि वो तुम्हें खोज रही है, पर यह भी जानती है कि शायद ये अब मुमकिन नहीं। तभी अचानक से भव्या ने विशाल के हाथों को कसकर पकड़कर मजबूती से और अपना दायां हाथ को बहुत मुश्किल से विशाल के पीछे इशारा किया। पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हम सब ने खो दिया उसे और विशाल की चीख निकल गई, गुड़िया तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? क्या कहूँगा मैं मम्मी पापा से कि मैं उनकी गुड़िया का ख्याल नहीं रख पाया, नहीं बचा पाया उसे। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे संभाले विशाल को। इसीलिए उसे जी भर रोने दिया हमने। काफ़ी देर तक तो भव्या के हाथों को पकड़कर उससे लिपट कर रोता रहा, पर मेरी नज़र तो भव्या की आंखों पर ही थी, जो कितनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ अभी भी खुली हुई थी। तभी डॉक्टर ने आकर विशाल को उससे दूर किया और भव्या की खुली आंखें बंद की। फिर डॉक्टर ने कहा कि हमें बहुत अफसोस है, बहुत कोशिशों के बाद भी हम इन्हें बचा नहीं पाए। वैसे ये समय सही नहीं है इस बात को करने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो इनके जाने के बाद भी ये किसी को एक नई ज़िंदगी दे सकती हैं और किसी दूसरे रूप में आप इन्हें वापस पा सकते हैं। सब आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखने लगे, क्योंकि इतना तो वहाँ खड़े सब लोग जानते ही थे कि मानव विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, पर इतनी भी नहीं कि किसी को मरने के बाद भी जीवित करने का चमत्कार कर सके। तभी डॉक्टर ने कहा कि इनके शरीर पर गहरी चोट आने की वजह से इनके कई आंतरिक अंग खराब हो गए, पर इनकी आंखें अभी भी ठीक हैं। अगर आप लोग सहमति दें तो नेत्रदान द्वारा किसी की बेरंग जीवन में रंग आ सकता है। इन्हीं के साथ कल जो लड़की आई थी, उसने भी कल के हादसे में अपने होने वाले पति और अपनी आंखों की रोशनी दोनों ही खो दी। फिर उन्होंने विशाल की तरफ देखा और कहा, हम उनके पति और आपकी बहन को भी वापस नहीं ला सकते, पर साइंस की मदद से उस बच्ची की आंखों की रोशनी तो वापस ला ही सकते हैं। सब डॉक्टर की बात सुन तो रहे थे, पर कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। तभी विशाल चीखा, ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर आप? जिस लड़की और उसके परिवार को बचाने के चक्कर में मैंने अपनी इकलौती बहन को खो दिया, अब उसी के ज़िंदगी में रंग भरने के लिए अपनी बहन के शरीर के साथ आप लोगों को खिलवाड़ करने दूँ? नहीं, कभी नहीं। तभी डॉक्टर ने विशाल से कहा, मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, पर आप खुद ही सोचिए कि जिस लड़की की ज़िंदगी आपकी बहन ने बचाई,
वो ज़िंदगी तो आप लोगों के लिए वैसे ही अनमोल हो गई। आपको अपनी बहन का जाना ऐसे ही ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचिए, जब वह लड़की आपकी बहन की आंखों से सारी दुनिया को देखेगी, आप खुद ये महसूस कर पाएंगे कि किसी न किसी रूप में आपकी बहन है अभी भी इस दुनिया में। आप अच्छे से सोच लीजिए इस बारे में। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, बस एक डॉक्टर होने के नाते आपको एक नेक सलाह दे रहा हूँ। वैसे भी नेत्रदान और देहदान को महादान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि बाकी सारे दान पुण्य तो आप जीते जी करते हैं, पर केवल एक ये दान ही है जो आप मरने के बाद भी किसी दूसरे को नई ज़िंदगी और जीने की नई उम्मीद या रोशनी दे जाते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। तभी डॉक्टर जाने लगे। 2 कदम बढ़ते ही उसने पलट कर विशाल से कहा, वैसे मिस्टर विशाल, आपकी बहन भी यही चाहती थी। ज़रा याद कीजिए, जब उन्होंने आखिरी सांसें लेने से पहले आपके पीछे की ओर इशारा किया था। एक्चुअली आपके पीछे एक देहदान और नेत्रदान का पोस्टर लगा था दीवार पर। शायद वो समझ गई थी कि अब उनका बचना मुश्किल है, इसीलिए वो उस पोस्टर की ओर इशारा करके आपको अपनी इच्छा बताना चाह रही थी। आप लोग सोचकर बता दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि उनकी बॉडी को ज़्यादा देर ऐसे ही रखना ठीक नहीं होगा। विशाल ने अश्रु भरी प्रश्नवाचक नज़रों से हमारी तरफ देखा कि आखिर क्या करे वो, पर हम सब भी सदमे में ही थे और उसे क्या सलाह देते। फिर अचानक से वो खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए डॉक्टर के केबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और विशाल केबिन से बाहर आए, जहां भव्या का शरीर पड़ा हुआ था, और डॉक्टर विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहे थे, मिस्टर विशाल, हमें आप और आपकी बहन पर गर्व है कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो अपने दुख को परे रखते हुए लोगों को सहारा देते हैं। विशाल, जी नहीं सर। कुछ समय के लिए मैं फ़ौजी होते हुए भी खुदगर्ज हो गया था, पर मेरी बहन अच्छे से जानती थी कि जैसे एक फ़ौजी की ज़िंदगी पर उसका या उसके परिवार का अधिकार न होकर पूरे देश की जनता का अधिकार होता है, वैसे ही एक फ़ौजी की बहन होने के नाते वो पीछे कैसे हट सकती थी, क्योंकि अगर वो खुदगर्ज होती तो सुनसान सड़क पर उनकी मदद के लिए नहीं रुकती। मैं अपनी गुड़िया को तो नहीं बचा पाया, पर उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पीछे नहीं हटूँगा। पर क्या डॉक्टर साहब, एक बार मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ जिसे मेरी गुड़िया की आंखें मिलने वाली हैं? डॉक्टर विशाल जी, वैसे तो ये रूल के अगेंस्ट है, पर चूँकि आपने मेरी सलाह मान रखा है तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगा उनसे। विशाल, थैंक यू सर। डॉक्टर विशाल को लेकर उन बुज़ुर्ग दंपति के पास गए, उन्हें पूरी बात बताई। डॉक्टर की बात सुनते ही वे बुज़ुर्ग दंपति फपक कर रो पड़े और विशाल के पैरों में गिरकर कहने लगे, हमें माफ़ कर दो बेटा, हम उस नेक बच्ची को नहीं बचा पाए। उनकी आंखों में आंसू और कृतज्ञता दोनों ही साफ झलक रही थी, और हमें बचाते बचाते वो खुद, और हिम्मत तो देखो उसकी, जाते जाते भी बच्ची की आंखों की रोशनी देते जा रही है। हम पूरी ज़िंदगी ऋणी रहेंगे उसके और आपके भी। विशाल ने उनके कंधे को पकड़ते हुए ऊपर उठाया और कहा, शायद होने को यही मंजूर था, पर आप रूही का ख्याल रखिएगा। उसे स्वस्थ और खुश देखकर मैं समझूंगा मेरी बहन की आंखों में खुशियां झिलमिला रही हैं। फिर विशाल उनके साथ रूही से मिलने पहुंचा। रूम में घुसते ही देखा उसने रूही एकदम उदास सी शून्य में देख रही थी, जैसे इन अंधी आंखों में भी कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। वैसे तो बहुत खूबसूरत थी, पर बीते दिनों की घटना ने उसे बहुत सदमा पहुंचाया था। उसका चेहरा तेजहीन हो गया था। उन लोगों ने रूही से बात करने की कोशिश की, पर रूही ने किसी की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। विशाल ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, आंटी अंकल, मेरी इस गुड़िया का ख्याल रखिएगा और इसे हमेशा खुश रखिएगा। ये कहकर वो आंखों में आंसू लिए रूम से बाहर चला गया। डॉक्टर ने भव्या के नेत्रों को संरक्षित कर लिया, जिसका कि कुछ दिनों में रूही की आंखों में प्रत्यारोपण होना था, और भव्या के शरीर को विशाल और हमें सौंप दिया ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें। तभी अचानक से विशाल ने तुम्हारे बारे में पूछा, तो मैंने उसे भव्या की इच्छा बता दी, और ये भी कि वो नहीं चाहती कि तुम्हारा इंटरव्यू होने तक तुम्हें कुछ भी बताया जाए।
विशाल ने कहा, ठीक है, अगर गुड़िया नहीं चाहती तो कोई भी मैडी से कुछ नहीं बताएगा। और हम सब ने भव्या को नीर भरे नेत्रों से अंतिम विदाई दी। 3-4 दिन बाद विशाल भी वापस चला गया। कुछ दिन बाद पता चला कि रूही की आंखों का ऑपरेशन भी हो गया और सफल रहा, पर उसे बहुत गहरा सदमा लगा था जिससे वो उबर नहीं पा रही थी। बस हर वक्त अकेले ही रहती थी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। इसीलिए उसके परिवार वाले उसे शहर से दूर और मंदिरों की नगरी बनारस लेकर चले गए कि शायद परिवेश बदलने से उसमें कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जब तुम्हारे इंटरव्यू के रिज़ल्ट आने के बाद तुम्हारा कॉल आया कि मम्मा भव्या कहाँ है, उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। वैसे मैं उसे ही सबसे पहले बताना चाहता था, पर एज पनिशमेंट उसे अब बाद में बताऊंगा। मम्मा कॉन्ग्रेट्स मी, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है और अगले महीने मसूरी निकलना है ट्रेनिंग के लिए। तू उस ओर से कहता जा रहा था और इस ओर से मेरी तो आंसू नहीं रुक पा रहे थे। क्या बताती तुझे कि खो दिया हमने भव्या को। फिर तेरे पापा को फ़ोन पकड़ा दिया कि शायद वो तुझे कुछ बता पाए। फिर आगे तो तुझे पता ही है ना कि कितनी मुश्किल से वो शब्द बोल पाए थे कि बेटा भव्या हमें छोड़कर चली गई एक ऐसी दुनिया में जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। और तुमने हम लोगों पर विश्वास ही नहीं किया, और जब किया तो हमसे बात करना, यहाँ तक कि यहाँ आना भी बंद कर दिया। फिर हमने विशाल को बोला कि तुम्हें समझाए और भव्या की खातिर ही सही ट्रेनिंग में जाने को बोले। उसके समझाने पर तुम ट्रेनिंग के लिए मान तो गए क्योंकि भव्या की ख्वाहिश थी, पर तुमने हमसे बात करनी ही बंद कर दी। उसके बाद आज यहाँ आए हो, वो भी सिर्फ अपनी भव्या से मिलने। ये कहते हुए स्मिता जी की आंखों में आंसू लगातार बहते जा रहे थे। फिर खुद को संयत करते हुए बोली, बेटा तुमसे ज़्यादा हम उसे अपने घर लाना चाहते थे, पर वक्त और होनी को कोई नहीं बदल सकता। वक्त अगर रुकता तो बदल जाती कहानियाँ। प्रकृति का नियम, जब भी बदलने की कोशिशें हुई हैं तो बढ़ी हैं सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ। जिसका जाना लिखा है उसे रोकना बस में नहीं किसी के, पर बस में है हमारे की याद करें जाने वाले की बस अच्छी निशानियाँ। तो प्लीज़ आगे बढ़ो, वरना भव्या उस दुनिया में भी खुश नहीं रह पाएगी। मृदुल स्मिता से लिपट कर रोने लगा और बोला, मम्मा मेरी भव्या को कितना दर्द हुआ होगा ना। और मैं कुछ कर नहीं पाया। कैसे आगे बढ़ूं मम्मा, उसके जैसा कोई था ही नहीं। कैसे उसकी जगह दे पाऊंगा किसी को भी, कभी नहीं दे पाऊंगा, कभी नहीं। वो बहुत हिम्मत वाली थी जो अपने आखिरी समय में भी किसी को ज़िंदगी दे गई, पर मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। कुछ हूँ ही नहीं मैं उसके सामने, उसके बिना। स्मिता उसके सिर को सहलाते जा रही थी। तभी मृदुल ने कहा, पता है मम्मा, भव्या ने कल मुझसे कहा था कि वो जाकर भी इसी दुनिया में है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी उन रूहानी आँखों से कोई इस दुनिया को देख रहा है। हाँ बेटा तो सही कह रहा है, शायद उसका वही मतलब रहा होगा। मम्मा आई एम रियली वेरी सॉरी टू यू एंड डैड। मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया आप लोगों के साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। स्मिता, कोई बात नहीं बेटा, हम सब समझते हैं। जब हम लोग भव्या का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो तुमने तो अपना दोस्त, हम दर्द और प्यार सब खो दिया है, तो किस तरह तुमने सब सहा होगा वो भी तो हमारे लिए अकल्पनीय है। पर अब तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना चाहो टाइम लो, पर भव्या को अच्छे पलों के साथ याद करो, दुख के साथ नहीं, क्योंकि वो बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। मृदुल, हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा मम्मा। सच है, ज़िंदगी केवल नाम नहीं है सुख और दुखों का,
इसमें तो समावेश है हर तरह के अनुभवों का। कभी कभी हार जाती है हालातों के आगे, तो कभी कभी अपनों के लिए बहुत कुछ सहती है। ध्यान से सुनकर देखो तो ये ज़िंदगी बहुत कुछ कहती है। दोस्तों, मेरे दिल को तो छू गई ये कहानी। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत सी जगहों पर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और आंखों में आंसू आ गए। ये खूबसूरती है लिखने वाले की, जो कि आपकी आंखों में आंसू ला दे। बहुत अच्छा लिखा। और भावना मौर्य जी को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी। ये खुली आंखें कुछ कहती हैं। बहुत सुंदर कहानी थी, मुझे पसंद आई। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ, किसी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। चलिए फिर, गुड बाय दोस्तों।